हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास हमने सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज होती है, उसका जो रिड्यूसिंग एक्शन वगैरह है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम 16 ग्रुप में जो ऑक्सीजन फैमिली है, उसमें ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो ऑक्सो एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें जो प्रोटॉन होता है H+ कनेक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और एसिड वही H+ देते हैं जो ऑक्सो एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, तो जैसे हमने फॉस्फोरस के डिस्कस किए थे ऑक्सो एसिड, वैसे यहाँ पे सल्फर के ऑक्सो एसिड भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी में जो ऑक्सो एसिड है उनका नंबर थोड़ा सा कम है, 5-6 ये ज्यादा है नहीं। तो मैं आपको डिटेल में जो ऑक्सो एसिड है ना, उनके बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में डिटेल में आते हैं। ठीक है, ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो लेटेस्ट डिस्कस। सबसे पहले ऐसे ऑक्सो एसिड हम पढ़ेंगे जिसमें इक सफिक्स आता हो। क्या होता है? इक सफिक्स आता है। ठीक है, जो इक सफिक्स वाली सीरीज है, तो हम सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज को पढ़ेंगे। कौन सी सीरीज को? सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज को हम देखेंगे। मींस वो ऑक्सो एसिड जिसमें इक आता हो। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में भी क्या आता है? इक आता है। तो उसमें जो ऑक्सो एसिड आएंगे, वो एक तो है H2SO4। क्या है? H2SO4। H2SO4 का जो नाम होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, आप जानते हो। और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है? सल्फर, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, OH बॉन्ड के द्वारा। ओके, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर भी, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नीचे भी। ठीक है, आप देख सकते हो H2SO4 की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, आप स्ट्रक्चर से निकालो या एक्स मान के निकालो, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? ऑक्सीजन पे -2, इधर भी -2। OH का जो कंट्रीब्यूशन होगा सल्फर की साइड में, वो -1 होगा, और इधर भी -1 होगा। तो -6 आ रहा है। क्या आ रहा है? -6। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सल्फर पे जो चार्ज होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? +6 होना चाहिए। कितना चार्ज होना चाहिए यहाँ पे? +6। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सल्फर की, वो कितनी होती है? +6 होती है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपने ऑलरेडी कई बार स्ट्रक्चर पढ़ भी लिया है केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, अब दूसरा जो ऑक्सी एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में, उसका नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है उसका? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सेकेंड जो ऑक्सी एसिड है वो है H2O3, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। चलो इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब थायो नाम क्यों आया यहाँ पे? थायो नाम इसलिए आया है बिकॉज यहाँ सल्फर और सल्फर के बीच में क्या होता है? इसमें बॉन्ड होता है। इसमें सल्फर सल्फर के बीच में है, बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो सल्फर एटम है, वो आपस में डबल बॉन्ड से किसी न किसी बॉन्ड की फॉर्म में कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो उस इसलिए थायो नाम आया यहाँ पे। ठीक है, थायो नाम होता है सल्फर का। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी। सल्फर ले लो। हाँ जी, तो सल्फर है वो यहाँ पे डबल बॉन्डेड रहेगा सल्फर के साथ। सल्फर डबल बॉन्ड रहेगा सल्फर के साथ। ठीक है, बाकी का जो भी रिमेनिंग है आप देख सकते हो, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, और ऑक्सीजन है। ठीक है, दो दो हाइड्रोजन है, और दो ऑक्सीजन बच, 3 ऑक्सीजन बच के हमारे पास। ठीक है, तो हाइड्रोजन है वो OH बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, सल्फर के साथ OH बॉन्ड बना लेंगे, और एक ऑक्सीजन है बच गया, वो डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर रहती है इसकी। ठीक है, ये सल्फर ऐसे ही रहता है। हाँ जी, ठीक है, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। हाँ जी, और यहाँ सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आएगा? देखो, जो डबल बॉन्ड से सल्फर कनेक्टेड है, ठीक है, बिल्कुल। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग है। ठीक है, इसमें 2 लोन पेयर है आपके सामने, और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। बिल्कुल, दोनों सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ये सल्फर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो -2 होगा। ये ऑक्सीजन की तरह डाइवेलेंट है, ये -2 शो करेगा।
और OH पे जो चार्ज है कुल मिला के वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, ठीक है। तो OH के कारण कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा, -1 रहेगा। और इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के कारण कितना आ रहा है, -2। तो देखो -2 -2 -4 और -1 -1 कितना हो गया, -6 हो गया, ठीक है। तो जो सल्फर ये वाला है, जो हेक्सावेलेंट है, सॉरी टेट्रावेलेंट है, हेक्सावेलेंट है ना, 6 बॉन्ड बना रहा है, उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +6 आएगी, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें दोनों सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके बारे में बताओ, या इन दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट का आप सम बताओ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है थायोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर आपको पता है, तो आप हाइपो की स्ट्रक्चर भी आसानी से बना सकते हो। देखो हाइपो क्या होता है, Na2H2O3, ये हाइपो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो हमने क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें इसमें फर्क क्या है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, सोडियम आ गए। तो इसके स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा देंगे, Na लगा देंगे, Na पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो हाइपो की भी स्ट्रक्चर क्या बनती है, इसी तरह से बनती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, थायोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। कई बार यदि पूछ ली जाती है, तो मतलब जब तक आपकी ये स्ट्रक्चर नहीं देखी हुई है, एक बार आपने नहीं पता है, तब तक आप इस स्ट्रक्चर को बना नहीं सकते, ठीक है। और आपको इंटरनेट पे भी ये बहुत कम मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखें, और कई बार आ जाती है समटाइम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जरूरी है। तो होगी थायोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर, कोई डाउट है, बोलो। कुछ स्टूडेंट लेट आ रहे हैं, कशिश है, क्या प्रॉब्लम होती है रोज रोज। तो ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट देखो, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में जो नेक्स्ट ऑक्सी एसिड है, ठीक है, वो है आपका S2 S2O7, S2 दो हाइड्रोजन, दो सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 7 आ चुके हैं, मैंने आपको बताया था जब 7 ऑक्सीजन आते हैं या 5 ऑक्सीजन आते हैं तो पायरो नाम यूज होता है, ठीक है। तो ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम क्या है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। प्यार से इसको हम ओलियम भी बुलाते हैं, ठीक है। ये ओलियम भी है, इसका नाम है, वो ओलियम भी बोला जाता है, ठीक है, समटाइम। तो ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, S2H2O7। आई होप स्ट्रक्चर आप बना भी सकते हो और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल भी सकते हो, मतलब कितनी आएगी सल्फर की ऑक्सीजन स्ट्रक्चर बना लोगे ना। देखो जब भी पायरो आता है 7 ऑक्सीजन आएंगे, तो एक ऑक्सीजन है वो आप मिडिल में डालना पड़ेगा, इस तरह से 2 सल्फर के बीच में, 2 सल्फर है, एक ऑक्सीजन बीच में डाल दो, बाकी OH आ जाएगा, एक एक OH दोनों साइड आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, 2 हाइड्रोजन। तो बाकी जो ऑक्सीजन बच गए उनसे आप डबल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इस तरह से मैंने 7 ऑक्सीजन है वो कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो ना, बिल्कुल। ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी बताओ, स्ट्रक्चर से निकालो। हाँ जो भी है, +6 आएगी, कितनी आएगी, +6 आएगी, देयर इज नो डाउट, बिकॉज OH का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना है, -1 है, ठीक है। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का -2, और ये वाला जो ऑक्सीजन है मिडिल में, ये -1 इधर सप्लाई कर रहा है और -1 इधर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल, तो आप -2 -2 -4 -1 -5 -6, ठीक है। तो +6 चार्ज आएगा, कितना आएगा, +6 चार्ज आएगा। दोनों सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, +6 होगी, ठीक है। तो ओलियम में है, ठीक है, वो +6 की होगी बिल्कुल। और ये सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज है, क्योंकि यहाँ सफिक्स जो यूज हो रहे हैं वो इक यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने 2-3 टाइप के एसिड देखे थे, एक तो देखा था S2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, एक थायोसल्फ्यूरिक एसिड देखा है, एक ने पायरोसल्फ्यूरिक एसिड देखा है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के एसिड हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो सीरीज है वो है सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, कौन सी सीरीज है, सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, ठीक है। तो कुछ ऑक्सी एसिड हम उसके भी डिस्कस करते हैं, देखो सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, इसमें एस सफिक्स यूज होगा, ठीक है। तो मैं नाम लिखता हूँ, स्ट्रक्चर बनाने की हम कोशिश करते हैं बिल्कुल। सबसे फर्स्ट है आपका
H2SO3, तो ये तो बहुत ही आसान है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे सल्फर है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और आप इजीली यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि +6 से +4 आ गया तो इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड होगा। ये क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड होगा। और इसकी स्ट्रक्चर बहुत आसान है, सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है, तो OH बॉन्डेड से जुड़े रहेंगे इस तरह से। ओके, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही रहेगा और एक लोन पेयर रहेगा यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास, तो यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो कितनी आती है, +4 आती है। एक है सल्फ्यूरिक एसिड, एक है सल्फ्यूरस एसिड। तो जो ज्यादा एसिडिक है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होती है। ऑक्सी एसिड में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ है उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। चलो नेक्स्ट, इसका जो एसिड है सेकंड आपका H2SO4। ठीक है, 224 वाला। ठीक है, 224। ओके, अब 224 वाला बनेगा कैसे, जहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 2 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है। आप आसानी से बना सकते हो इसको। इसका वैसे नाम होता है डाईथायोनस एसिड। ठीक है, एस सफिक्स है डाईथायोनस एसिड। स्ट्रक्चर कैसी बनेगी देखो, सल्फर हमारे पास 2 है, दोनों को आप सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। 2 हाइड्रोजन है तो एक OH यहाँ पे आ जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक OH इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऑक्सीजन चले गए, 2 OH चले गए, 2 ऑक्सीजन और बचे, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, और एक एक यहाँ पे क्या बचेगा, लोन पे रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, बहुत ही आसान है ना, ज्यादा मत्था मारने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल सा एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी आएगी, सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट निकालो। उसका आंसर दो आप। चलो, तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी बच्चे देखो, OH पे चार्ज होगा -1। ठीक है, दोबारा देख लो, है ना, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, तो OH का कॉन्ट्रीब्यूशन -1 होगा। इस डबल बॉन्डेड वाले कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, तो ये सल्फर और ये सल्फर दोनों सेम है, दोनों सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो इनका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा नहीं, तो इन सल्फर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सल्फर का सल्फर से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो -2 -1 कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, और सेम इधर भी कितना आ जाएगा, +3 आएगा, +4 नहीं आएगा, आपने गलती कर दी, आपने इस सल्फर का -1 मान लिया। ठीक है, यदि 2 सल्फर पास पास है और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो फिर कोई किसी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, इसके आसानी से निकाल सकते हो आप, कितनी आएगी, +3। ठीक है, जिन्होंने गलत किया वो एक बार दोबारा देख ले। ठीक है, हाँ जी, इसको देख लो। नेक्स्ट ऑक्सी एसिड आपका एक और, वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, H2SO5। ठीक है, तो ये भी पायरो है ना, ऑक्सीजन 5 आ गए, तो ये भी पायरोसल्फ्यूरस एसिड है। क्या है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग बनती है, ऑल्दो हमने जो भी पायरो बनाया है उसमें ऑक्सीजन बीच में आता है सल्फर के बीच में, बट यहाँ पे क्या है, सल्फर के मिडिल में नहीं आएगा, बिकॉज सल्फर है उसके पास लोन पेयर बच जाएंगे। ठीक है, तो लोन पेयर में रिपल्सन एक तरह से ज्यादा होती है, तो लोन पेयर का नंबर मिनिमाइज करने के लिए हमें इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनानी पड़ेगी, सल्फर सल्फर, बिल्कुल, OH दोनों साइड एक एक लगा दो आप। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लोन पेयर, एक सल्फर पे लोन पेयर रहेगा। यदि हमने बीच में डाल देंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लोन पेयर आएगा, फिर इसमें रिपल्सन होगा। ठीक है, तो यदि आपको पता ही है सल्फर क्या है, हेक्सावेलेंट हो सकता है, फॉस्फोरस तो नहीं हो सकता था, तभी हमने बीच में ऐड किया था। ठीक है, हाँ, तो ये सल्फर हेक्सावेलेंट हो सकता है, टेट्रावेलेंट हो सकता है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनती है। ठीक है, क्या इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हो आप, दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, H2SO5 में, कितनी आएगी, +3 और +5। ओके,
इस OH के कारण -1, इस डबल बॉन्ड O के कारण -2, ठीक है, तो +3 आ जाएगी और -2 -2 -1 +5 आ जाएगी, ठीक है। एक सल्फर का +3 है, दूसरे सल्फर का क्या है, +5 है, दोनों का सम क्या है, +8 है ना, 5 + 3 एवरेज माने तो +4 आएगी, ठीक है, एवरेज निकालो तो, ठीक है, दोनों का एवरेज लो तो, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। चलो, अब जो नेक्स्ट सीरीज आती है वो आती है थायोनिक सीरीज, ठीक है। हाँ जी, थायोनिक एसिड सीरीज। तो उसमें आपको सिर्फ 2 ही ऑक्सी एसिड को डिस्कस करना है, ठीक है। तो वो बहुत ही आसान है, देखो किस तरह से करेंगे, स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। थायोनिक सीरीज, सबसे पहला ऑक्सी एसिड है H2SO6, जहाँ पे 6 ऑक्सीजन होते हैं उसको हम थायोनिक सीरीज के नाम से जानते हैं। कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन रहेंगे, है ना, हर केस में इसके जो भी ऑक्सी एसिड है उसमें 6 रहेंगे, उसको हम थायोनिक एसिड सीरीज बोलते हैं। तो इसका जो नाम होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, बहुत ही आसान है। सल्फर सल्फर बना लो, ऑक्सीजन इधर OH लगा दो, एक एक इधर OH आ जाएगा, है ना, 2 हाइड्रोजन को हमने कंप्लीट कर दिया। बाकी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे और बिल्कुल सिमेट्रिकल सा है, जैसा इस साइड में है वैसा इस साइड में बिल्कुल, ठीक है। तो ये थायोनिक सीरीज है और इसका नाम होता है डाई थायोनिक एसिड, है ना, इसमें 2 पार्ट आ गए इस तरह से, इस तरह से। तो डाई थायोनिक एसिड नाम है इसका, डाई थायोनिक एसिड। नेक्स्ट देखो सेकंड, H2SNO6। ये वीके जायसवाल में आपने केमिकल बॉन्डिंग यदि सोल्व किया तो लेवल 2 के अंदर ये क्वेश्चन है कि H2SNO6 में कितने मतलब SS बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, कितने प्रेजेंट है, N-1 N-2 N-3, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, देखो, है ना, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो हमारे पास N सल्फर है, कितने सल्फर है, N सल्फर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, सल्फर, अब यहाँ पे सल्फर ज्यादा है तो आप सल्फर सल्फर के बीच में क्या आएंगे, सल्फर आएंगे बिल्कुल, है ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी OH लगा दो, इधर भी OH लगा दो, दोनों साइड में, ठीक है। तो हाइड्रोजन पूरे हुए। फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा, यदि थायोनिक सीरीज है तो उसमें ऐसे आता ही है ना, सल्फर है, डबल बॉन्ड इस तरह से रहेंगे, ठीक है। बताओ कितने S सल्फर रिमेनिंग रह जाएंगे, है ना, कितने रिमेनिंग रह जाएंगे सल्फर, N सल्फर थे, 2 सल्फर को तो मैंने यूज कर लिया ना, तो यहाँ पे कितने रहेंगे, N-2 रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे, N-2। ये तो ये सल्फर है। बताओ इसमें कितने SS बॉन्ड प्रेजेंट है, यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने SS बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका आंसर कैसे दोगे आप, इसमें SS बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, क्या आंसर आएगा, हाउ मेनी SS बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। उसको सोल्व करने के लिए आप क्या कर लो, N की कुछ वैल्यू ले लो, है ना। देखो ऐसे करो, जैसे गलती करोगे आप, यहाँ पे N है वो 1 से लेकर 12 तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप N को 3 मान ले लो, एक बार N को 3 एज्यूम कर लो। तो N को 3 एज्यूम करोगे मान लो तो 3 - 2 1 आ जाएगा, ठीक है। N को 3 लेते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो SS बॉन्ड कितने हुए, फिर 2 ही है ना। यदि आपने N को 3 लिया तो SS बॉन्ड कितने हैं, 2। N को 4 लोगे तो SS बॉन्ड कितने आएंगे, 3। बताओ यदि आपने सल्फर N लिए तो SS बॉन्ड कितने होंगे, कैलकुलेट करो। मैंने N को 3 ले लिया मान लो, ठीक है। तो ऐसे बनेगा ना, फिर N को 3 लेते ही S इस तरह से रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही सही आंसर दिया है। तो N को मैंने 3 ले लिया जब, ठीक है, तो N को 3 ले लिया तो यहाँ SS बॉन्ड कितने होंगे, 2 है ना। इसका मतलब N है तो SS बॉन्ड कितने होंगे, N-1 होंगे, कितने होंगे, N- होंगे। दोबारा देख लो H2SnO6 है, कैसे बनेगा, सल्फर सल्फर सल्फर, ठीक है। 3 सल्फर इस तरह से एक बार बना लो, है ना, और इधर OH आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड यहाँ भी, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड यहाँ भी, ठीक है। थायोनिक सीरीज है तो इस तरह से आते हैं। तो अब जो बीच में जो सल्फर रहेंगे, ठीक है, वो कितने रह जाएंगे, है ना, N-2 रह जाएंगे, क्यों, क्योंकि टोटल सल्फर है N। तो 2 सल्फर तो इधर मैंने इधर लगा दिए लेफ्ट राइट में,
तो मिडिल में जो सल्फर रहेंगे वो कितने रहेंगे, N-2 रहेंगे। अब यदि आपको SS बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या ले लो, N की वैल्यू एक बार 3 मान के चलो, N कितना है 3 है, जब N 3 है तो यहाँ एक ही सल्फर होगा, SS बॉन्ड कितने हुए 2, जब 3 है तो 2 SS बॉन्ड है, तो N कितने आ जाएंगे SS बॉन्ड N-1 हो जाएंगे, ठीक है। SS बॉन्ड है वो N-1 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये क्वेश्चन था वीके जायसवाल का केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। चलो इसके अलावा ये है आपकी थायोनिक एसिड सीरीज। एक सीरीज और बचती है, वो ऑलरेडी आपने की हुई है, ठीक है, वो सीरीज नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी की है आपने। कुछ प्रोक्सी एसिड होते हैं, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा और आप आंसर दोगे, ठीक है। हाँ जी, हाइड्रोजन चैप्टर मैंने करवाई भी है और कई बार बताया है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब पढ़ाया है तब भी कराया है, ठीक है। डायमंड मेडिकल के स्टूडेंट्स को तो करवाया है, नॉन मेडिकल को शायद दिक्कत रहा है, ठीक है, नहीं करवाया होगा जो भी है, फिर भी उनको कई बार मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका H2SO5, H2SO5, ठीक है। चलो पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। H2SO8, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 8 है और हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। अब X मान के यदि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +7 आएगी और सल्फर की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो नहीं सकती। जब हो नहीं सकती तो इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर से ही आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एसिड था, ठीक है, इसका क्या नाम बताया था मैंने आपको, H2SO8 का नाम बताया था मैंने, ठीक है। हाँ, कॉमन नेम भी बताया था, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है देखो, एक्स मान के निकालोगे तो सल्फर पे कितना चार्ज आएगा, +7 आएगा, क्योंकि सल्फर पे तो +7 आएगा नहीं, +6 ही मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन है, कुछ ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है सल्फर सल्फर के बीच में, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे देखो, सल्फर सल्फर पेरोक्साइड बॉन्ड बनाओगे, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। हाइड्रोजन 2 है तो OH OH दोनों तरफ आ जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। बाकी के 4 ऑक्सीजन रह गए तो हर सल्फर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से बन गया। हाँ बताओ यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, क्या निकाल सकते हो आप, देखो ये पेरोक्साइड बॉन्ड बन चुका है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है, कितना लिया जाता है ऑक्सीजन पे, -1, एक ऑक्सीजन पे -1 होता है पेरोक्साइड में, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले पे -2, -2, OH पे जो है वो -1 आएगा, है ना। इस तरह से आप निकाल लो, एक सल्फर पे कितना आएगा, +6 आएगा, कितना आएगा, +6 आएगा, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक है, इसका नाम होता है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मतलब यहाँ 2 सल्फ्यूरिक एसिड जैसी सीरीज आ गई, एक ये वाली एक ये वाली, इसको कट कर दो आप, ठीक है। इसका नाम जो होता है वो क्या होता है, एक तो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है इसको, एसिड। और इसका कॉमन नेम भी है जो मैंने आपको बताया था, इट इज मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड, बिकॉज प्रोफेसर मार्शल ने डिस्कवर किया था। तो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को हम मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं, मार्शल्स एसिड बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, और ऑक्सीडेशन में रेडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, वहां पे मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है, ठीक है। वहां पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाली हुई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट H2SO5, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 5 है। अब आप दोबारा देख लो, सल्फर ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा आ गए, 5 आ गए, इसका मतलब यहाँ पे भी पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्या होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यदि आप एक्स मान के निकालोगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आएगी यहाँ पे, 10 माइनस कितनी आएगी, 8 आ जाएगी, 8 हो नहीं सकती सल्फर की, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। और देखो सल्फर 1 है यहाँ पे, OH 2 आएंगे आएंगे, ठीक है। चलो अब OH 2 आएंगे तो हम डिस्कस करते हैं क्या यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। यदि पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा, पेरोक्साइड बॉन्ड तो बनना ही है, यदि पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बनेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस साइड जा रही है, स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, OOH बना दिया, ठीक है। दिस इज द पेरोक्साइड बॉन्ड, क्या है ये, एक तरह से पेरोक्साइड बॉन्ड है, बिल्कुल, ठीक है। और बाकी का डबल बॉन्ड हो ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है OOH, ठीक है। हाँ तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बन गई। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप, -2, OH के कारण -1, डबल बॉन्ड के कारण -2 और यहाँ -1, ठीक है। -1 आएगी ना, बिल्कुल। तो +6 आ जाएगी, यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी,
+6 आ जाएगी। और इसका जो नाम होता है वो पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसको हम कारो एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं इसको हम? कारो एसिड। इसका कॉमन नेम है वो कारोज एसिड होता है। ठीक है, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कारो एसिड। ठीक है, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ एक ही सल्फर है तो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये था पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये था पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और ये नीचे वाला है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम कारो एसिड बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑक्सी एसिड में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है, और ये दोनों ही ऑक्सी एसिड है। ठीक है, और इसका चार्ज -1 कैसे आया? इधर वाले इस साइड का चार्ज पूछ रहे हो? इस साइड वाले तो ऑक्सीजन पे -1, इधर भी आएगा, H पे क्या आएगा? +1 आएगा, तो ये तो न्यूट्रल रहेगा ना, ये OH तो न्यूट्रल रहेगा बच्चे, क्योंकि पेरोक्साइड में -1 रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज। ठीक है, तो न्यूट्रल का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन इस साइड में आएगा नहीं। ठीक है, हाँ जी। तो ये दोनों ही ऑक्सी एसिड है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के काम आते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि आपको थोड़ा बहुत भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड चैप्टर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया था जब हम मार्शल्स एसिड के अंदर 2 यूनिट वाटर डालते हैं तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलती है। ठीक है, और यदि आप कारो एसिड के अंदर भी 1 यूनिट वाटर डालोगे तो भी आपको क्या मिलेगी? हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी क्या होता है? पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के काम आते हैं। क्या काम आते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के काम आते हैं। चलो, तो ये तो है आपके सल्फर के ऑक्सी एसिड के बारे में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सारे ऑक्सी एसिड मैंने अभी पढ़ाए हैं, ऑलरेडी कुछ ने कई चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया है। ठीक है, और हमने कंप्लीट डिटेल में ऑक्सी एसिड डिस्कस कर लिया है। इससे बाहर कोई ऑक्सी एसिड आपको कोई नहीं पूछ सकता। ठीक है, ये पूरे जितने भी है पॉसिबल है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड है वो हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एक नेशन की जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के कंजम्पशन और प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एक एक बहुत ही ज्यादा टेक्निकल यदि कोई नेशन है तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है और कंजम्पशन भी ज्यादा होता है। बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेस है, बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल। पेट्रोलियम रिफाइनिंग से लेके और भी जो इंडस्ट्री में काम होते हैं, लाइक जो बैटरीज बनाई जाती है आपकी, है ना, आपने देखा होगा कार के अंदर बैटरी आती है ना, जिसको हम लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। बिल्कुल, तो कार के अंदर जो बैटरी आती है, या आपके इन्वर्टर होता है आपका, उसकी बैटरीज है, ये सारी की सारी इसमें वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। ठीक है, हाँ, लेबोरेटरी में भी काफी यूज होता है ना। डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो भी होती है, साबुन बना की फैक्ट्री होती है, वहाँ सारों में आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। मेटलर्जी मेटलर्जी में जितने भी ये स्टील की और आयरन की जितनी भी कंपनी होती है, टाटा है, ये सब बहुत है, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का खूब यूज किया जाता है। ठीक है, और जितने भी डाइज बनती है, पिगमेंट बनते हैं, इंक बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपका इनडायरेक्ट रूप में सल्फ्यूरिक एसिड यूज ही किया जाता है। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, और ये बहुत पावरफुल एसिड भी है। ठीक है, ध्यान रखे, सल्फ्यूरिक एसिड है यदि बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और आपकी स्किन पे गिर जाता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से बर्न कर सकता है। ठीक है, जितने भी एसिड है सब में सबसे ज्यादा एसिड अटैक है वो सल्फ्यूरिक एसिड का ही होता है। ठीक है, हाँ, जैसे मान लो मैं आपको बता दूं ना, एक मूवी आई थी ना, गंगा जल, आपने सुना होगा, हिंदी की मूवी थी ना, अजय देवगन की, गंगा जल नाम की मूवी थी। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा जो बैटरी के अंदर से तेजाब निकालते हैं, ठीक है, उसको आंखों में डाल देते हैं कई लोगों के। ठीक है, हाँ, तो वही है ना, वही सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो ये एक तरह से लोग इसको तेजाब भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पावरफुल तेजाब होता है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा है ना, बर्न करता है। यदि इसका एसिड अटैक होता है तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, यदि आपका एसिडिक एसिड हो उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड है उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, लेबोरेटरी में भी जब भी सल्फ्यूरिक एसिड को हम हैंडल करते हैं तो बहुत ही केयर रखनी पड़ती है ना। यदि आपने सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल के अंदर डायरेक्ट पानी डाल दिया, ठीक है, तो एक्सप्लोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जैसे ही हम वाटर डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो केयर बहुत अच्छी तरह से रखनी है आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डील करते टाइम पे। हाथों में ग्लव्स रखने हैं, ठीक है, स्किन पे गिरना नहीं चाहिए। चलो, तो सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सबसे पहले तो देखेंगे इसको बनाया कैसे जा सकता है, इसको हम इंडस्ट्री में किस तरह से बनाते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको कई बार सरफेस केमिस्ट्री तो
पढ़ाया नहीं होगा, आई थिंक नहीं पढ़ाया, ठीक है। हाँ, कई बार मैंने बताया है, जैसे SO3 वाली जो रिएक्शन थी, SO2 + O2 SO3, ठीक है, तो वो रिएक्शन यहाँ पे यूज होती है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नाम होता है वो कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? कॉन्टेक्ट प्रोसेस, ठीक है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो नाम होता है वो कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है। तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ठीक है। हाँ, तो इसके प्रोसेस में होता क्या है, समझना कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक है ना पिक भेज रहा हूँ एनसीईआरटी की, या तो आपके पास एनसीईआरटी तो खोल लो, ठीक है। हाँ, जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस का जो डायग्राम है उसको देखो, मैं ग्रुप पे पिक भेज रहा हूँ, आप अभी पिक को निकाल के ना देखिए, फिर मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। हाँ, जो पिक्चर है वो आप ध्यान से देखो। हाँ, आपके लिए 30 सेकंड देता हूँ मैं पिक्चर को निकालने के लिए। मिनिमाइज करके साइड में पिक्चर निकाल लो। खोल ली? जो ग्रुप पे पिक्चर भेजी उसको खोल लिया सबने? ओपन कर ली? या आप एनसीईआरटी खोल लो, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे कैसे होते, तो आसानी हो जाएगी। सारे रेडी है? पिक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है। लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करो। कॉन्टेक्ट प्रोसेस का जो डायग्राम है, तो लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा एक बर्नर रखा हुआ है, सल्फर बर्नर, ठीक है। आप देख रहे हो कि सल्फर बर्नर है, बिल्कुल। सल्फर बर्नर के अंदर क्या रखा है? सल्फर रखा है। क्या रखा है? सल्फर रखा है, ओके, है ना। सल्फर रखा है, या जो सल्फाइड और है उनको रख लो आप, ठीक है। तो हम जैसे ही एयर पास करेंगे, ठीक है, तो सल्फर क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, ठीक है। जब सल्फर बर्न होगा तो क्या बनेगा? SO2 गैस बनेगा। थोड़ी बहुत SO3 भी बन सकती है। सल्फर के बर्निंग से SO2 गैस बनेगी। ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत ही एक्सेस में रहती है, वो भी साथ में रहेगी। तो आपकी जो SO2 है वो इम्प्योर होगी, बिकॉज जो भी सल्फर है वो प्योर नहीं है। डस्ट पार्टिकल वगैरह कुछ ना कुछ तो इसमें इम्प्योरिटी होगी होगी, ठीक है, बिल्कुल। तो इम्प्योर SO2 बनी है फिलहाल अभी। हमें क्या करना है? उसको थोड़ा सा प्योरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे? उसको डस्ट प्रेसिपिटेटर से पास करेंगे। डस्ट डस्ट प्रेसिपिटेटर क्या करेगा? जो भी डस्ट होगा उसका तो कर लेगा एड्जॉर्प्शन, और बाकी की SO2 को है वो बाहर फेंक देगा, ठीक है। फिर आपका जो SO2 है उसके अंदर और भी इम्प्योरिटी है। SO2 के अंदर क्या है? अभी भी और भी इम्प्योरिटी है, तो उसको भी हमें रिमूव करना है, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर का स्प्रे करेंगे, है ना। मतलब डस्ट के अलावा और भी जो थोड़ी बड़ी जो इम्प्योरिटी वाटर के साथ जाने वाली है, तो वाटर का क्या करते हैं? स्प्रे करेंगे। जब हम वाटर का स्प्रे करेंगे तो होगा क्या? जो भी वॉशिंग और कूलिंग से क्या होगा? जो भी डस्ट, बाकी जो डस्ट पार्टिकल है, बाकी और इम्प्योरिटी है वो बाहर चली जाएगी। अब दिक्कत ये है कि आपने वाटर का स्प्रे करने से सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी? वेट होगी, उसके अंदर मॉइस्चर आ गई, बिल्कुल, ठीक है। अब हमें मॉइस्चर को हटाना है। मॉइस्चर को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अब मॉइस्चर को हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, तो यहाँ पे एसिड वाला ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होगा। अमोनिया को जैसे अमोनिया के लिए हमने कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया था, तो अमोनिया बेस था तो बेस यूज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड है, तो यहाँ पे एसिड वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। तो हम कंसंट्रेट एस्टोस्पोर की स्प्रे करेंगे ऊपर से, जिससे क्या होगा? आपकी SO2 क्या हो जाएगी? वेट से ड्राई हो जाएगी, ठीक है। अब आपके ड्राई SO2 है वो आर्सेनिक प्योरीफायर के अंदर जाती है। आर्सेनिक प्योरीफायर क्या करेगा? जो भी आर्सेनिक की कंटामिनेशन है, ठीक है, जो भी मेटल्स की कंटामिनेशन है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? मेटल्स की कंटामिनेशन क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर क्या होगा? आगे हीटर लगा हुआ है, क्योंकि हमें दोबारा SO2 को हीट करना पड़ेगा, क्योंकि SO2 से मुझे क्या बनानी है? SO3 बनानी है। तो SO2 की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो चुकी है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो चुका है। तो हमें रिएक्टिविटी बढ़ाने, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो दोबारा हीट करूंगा मैं, प्री हीटर के से पास करूंगा। फिर आगे आपका कैटलिस्ट रखा है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो SO2 + O2 इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है SO3 के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? SO3 के अंदर। अब SO3 के ऊपर से हम क्या डालते हैं? कंसंट्रेट एस्टोसोफोर डालते हैं,
बिल्कुल स्प्रे करेंगे, जिससे SO3 प्लस H2SO4 है वो चेंज हो जाएंगे ओलियम के अंदर। किस में चेंज हो जाएंगे? ओलियम, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। और ओलियम में आप वाटर डालोगे तो आपको मिलेगा H2SO4। ओलियम को जो भी आप डाइल्यूट करोगे तो आपको H2SO4 मिल जाएगा। तो H2SO4 बनाने के लिए आपको H2SO4 कंज्यूम भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 एक तो डिहाइड्रेटिंग के लिए काम आ रहा है, ऊपर से SO3 प्लस H2SO4 है, वो आपस में ओलियम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 कुछ यूज भी होता है और मिलता आपको बहुत सारा है। ओलियम को आप जैसे डाइल्यूट करोगे तो आपको H2SO4 है वो मिल जाएगा। हाँ जी, डायग्राम में कोई डाउट है? डायग्राम जो बताया मैंने, यदि डायग्राम समझ लिया तो हम इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं अंदर, सारों को एक 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 करके। एक बार आपने डायग्राम देख ही लिया होगा, डायग्राम में डाउट तो नहीं है? चलो डायग्राम देख लिया तो डिस्कस करते हैं डायग्राम में क्या क्या प्रोसेस है ना, क्या क्या स्टेप है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप देखो, स्टेप फर्स्ट, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? सल्फर की बर्निंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सल्फर की बर्निंग कर रहे हैं, ओके। हाँ, सल्फर की बर्निंग करो या सल्फाइड और की बर्निंग करो, है ना, हमें तो SO2 गैस बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जैसे ही आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो आपको मिलेगी SO2 गैस। या सल्फर नहीं है आपके पास तो आप ZnS या PbS को रख सकते हो, तो ये सल्फाइड और है। सल्फाइड और को भी बर्न करोगे तो ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। SO2 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज होगी। चाहे आप सल्फर को बर्न कर लो या सल्फाइड और को बर्न कर लो, आपको SO2 गैस मिलेगी। फिर क्या होगा स्टेप 2 में? देखो स्टेप 2 में हमें क्या करना है? जो SO2 गैस है उसको SO3 में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? SO3 में, है ना। मैं डायरेक्ट स्टेप बता रहा हूँ, मेन स्टेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 3 स्टेप, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे हम? जो SO2 गैस है उसको SO3 में चेंज करेंगे, ठीक है। तो SO2 गैस प्लस O2 गैस, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, चेंजिंग इनटू 2SO3 गैस, ठीक है। और इस रिएक्शन की जो डेल्टा H है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ जो कैटलिस्ट यूज होता है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है, ठीक है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज होगा, ठीक है। अब इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, मुझे ये बताओ, यदि आपको सल्फ्यूरिक एसिड की यील्ड को बढ़ाना है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है, सल्फ्यूरिक एसिड के परसेंटेज को, ठीक है, तो आपको SO3 गैस के भी परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। जितना SO3 मिलेगा उतना ही H2SO4 मिलेगा। बताओ SO3 गैस की यील्ड है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो वही लीची-एटलियर प्रिंसिपल यहाँ पे आपको काम में लेना पड़ेगा। तो लीची-एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, 720 टेम्परेचर रखना पड़ेगा आपको, 700 के आसपास, ठीक है। और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा? प्रेशर का इफेक्ट देखो, लेफ्ट साइड में मोल देखो रिएक्टेंट के कितने हैं और प्रोडक्ट में मोल देखो। हाँ, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा बिकॉज रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? यहाँ पे 3 मोल है, 2 मोल SO2, 1 मोल O2। और प्रोडक्ट के मोल है वो कितने? 2 मोल है। तो मैंने आपको हेबर प्रोसेस में भी बताया था, यदि आपको हाई मोल से लो मोल की तरफ लेके जानी है रिएक्शन तो आपको प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ हाई प्रेशर रहता है ना, अमोनिया जितना हाई तो नहीं रहता है ना, वहाँ पे लगभग 200 ATM रहता है, यहाँ पे 2 बार से काम चल जाता है, ठीक है, 2 बार या 2 ATM के लगभग प्रेशर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और या तो प्रेशर को इंक्रीज करो या वॉल्यूम को डिक्रीज कर लो, बात एक ही है, ठीक है। इस तरह से आपको यील्ड है वो SO3 की ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब एक बार आपको SO3 बन गया तो स्टेप थर्ड में हम क्या कर सकते हैं? देखो SO3 के ऊपर जैसे ही आप कंसंट्रेट H2SO4 की बौछार करोगे, ठीक है, हाँ, स्प्रे करोगे तो ये चेंज हो जाएगी ओलियम में, H2O7। ओलियम को हम फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग H2SO4। क्यों? क्योंकि जो ओलियम बनता है उसमें SO3 पूरी तरह से सोल्यूबल होती नहीं है ना। SO3 के फ्यूम्स है वो एसिड के अंदर उड़ते रहते हैं इस तरह से, ठीक है, तो उसके भी फ्यूम्स निकलते हैं। तो ओलियम को हम फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं, ध्यान रखना आप। ये ओलियम है, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी है और ये फ्यूमिंग H2SO4 भी है। और फ्यूम्स होते हैं यहाँ पे वो SO3 के होते हैं, ये फ्यूमिंग H2SO4 भी है ओलियम। अब ओलियम में आप वाटर मिलाओ और H2SO4 बनाओ, ओलियम को जिस प्रोपोर्शन में आप डाइल्यूट करोगे वैसे वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा? H2SO4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ओलियम में आप वाटर डालोगे, 2 मोल वाटर डालो तो आपको कितना मोल H2SO4 मिल जाएगा? ठीक है, 2 मोल H2SO4 मिल जाएगा, देयर इज नो डाउट, ठीक है। तो आप जितना वाटर डालोगे उसके हिसाब से ये डाइल्यूट हो जाएगा, कम ज्यादा डालोगे उस हिसाब से कंसंट्रेट रहेगा।
और बहुत ज्यादा डाल दिया तो डाइल्यूट रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो H2SO4 मिलेगा वो 96 से 98% प्योर होता है। ठीक है, बिल्कुल प्योरिटी इसकी काफी हाई है ना, 96 से 98। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टेक्ट प्रोसेस से करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3। ठीक है, हाँ, SO2 टू SO3 हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या कंडीशन रखते हैं, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। चलो, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं आगे चलते। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में कोई डाउट है रिगार्डिंग? चलो, कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, वाटर जैसा ही आपको दिखता है, कलरलेस कंपाउंड होता है। इसकी डेंसिटी काफी हाई होती है, हाँ डेंस है। मतलब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की मैं बात करूं वाटर के रेस्पेक्ट में तो 1.84 है। ठीक है, डेंसिटी इसकी कितनी है? 1.84। ये ऑयली लिक्विड दिखता है आपको, ठीक है, ऑयल जैसा दिखेगा, ऑयली लिक्विड दिखता है। ठीक है, हाँ। अब H2SO4 है, उसको आप वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो हीट रिलीज होती है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो होता क्या है, कई बार लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं एसिड को, क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। तो कुछ महान विद्वान क्या करते हैं, H2SO4 के अंदर पानी डाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट H2SO4 के अंदर पानी डालते हैं, जितना डाइल्यूट करना है, जैसे 100 ml वगैरह पानी डाल दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब भी H2SO4 को हम डाइल्यूट करते हैं, हमें केयर बहुत अच्छे से रखनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है जब भी डाइल्यूट करते हैं, कैसे डाइल्यूट करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप जितना डाइल्यूट कर रहे हो वाटर ले लो। ठीक है ना, सिलेंडर के अंदर वाटर ले लो, जितना डाइल्यूट करना उतना वाटर फिल कर दो, और इस वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप आप सल्फ्यूरिक एसिड डालो। ड्रॉप बाय ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डालो, और जैसे जैसे डाल रहे हो वैसे वैसे स्टायरिंग करना है, हिलाना भी है। ठीक है, ताकि जितना डालना वो मिक्स हो जाए और जो हीट है वो रिलीज हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है अचानक डाला, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप एस्टोसोपोर डालना है और कांस्टेंट स्टायरिंग करनी है या मिक्सिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से आप सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वाटर के अंदर क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वाटर। ठीक है, हाँ जी, ये आपको ध्यान में रखना है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। अब सल्फ्यूरिक एसिड है, वो इतना मतलब ऐसा, मतलब इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जिससे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में यूज हो सकता है। ठीक है, हाँ, इंडस्ट्री वगैरह में इतना ज्यादा क्यों यूज होता है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। हर हर किसी न किसी की क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्या होते हैं, उस रिएजेंट को हम यूज करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिससे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो लेट अस डिस्कस। ठीक है, हाँ जी। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इसके, क्या क्या है देखो। एक तो इसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोसपोर में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, एच बॉन्डिंग वगैरह है। ठीक है, तो इसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम है। ठीक है, ये लो वॉलेटाइल एसिड है। हाँ, यदि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया तो वॉलेटाइल ही हो जाएगा, फिर बाकी का तो सिंथेसाइज नहीं करना पड़ेगा। ये तो लो वॉलेटाइल है। ठीक है, तो इसकी वॉलेटिलिटी कम होती है। ओके, सेकंड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड करेक्टर रखता है। बिल्कुल, आप जानते ही हो, है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पूरी तरह से डिसोसिएट होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, H+ जल्दी दे देता है। थर्ड हम बात करें तो इसकी वाटर के प्रति एफिनिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ओके, और वाटर को क्या कर लेगा, ये खींच लेगा, है ना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड पे काफी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वाटर के हाइड्रोजन है, वो एच बॉन्डिंग वगैरह कर सकते हैं, इंटरेक्शन अच्छे से कर सकते हैं, तो वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी है एक तरह से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी विथ वाटर, और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी तरह काम कर सकता है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। कंसंट्रेटेड एस्टोसोपोर है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज के कारण, ठीक है, चार कैरेक्टरिस्टिक के कारण इसका हम बहुत ज्यादा एक तरह से यूज है ना, वाइडली यूज होता है
इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लो, आपको ऑलरेडी पता है, यदि आयनिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या है वो देखो, जैसे मान लो H2SO4 को हम डिसोसिएट करें वाटर के अंदर, H2SO4 को आप वाटर के अंदर डिसोसिएट कराओ, ओके, तो दोनों H+ एक साथ तो निकलेंगे नहीं, 1 by 1 निकलेगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो H2SO4 फर्स्ट वाला जो H+ निकलेगा, तो उसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो K1 है ना, बिल्कुल, कि H2SO4 दो H+ दे सकता है, तो दोनों H+ है वो 1 by 1 रिलीज होंगे, क्या होंगे, 1 by 1 रिलीज होंगे, ठीक है। तो पहले एक H+ निकला, फिर दूसरा निकलेगा, वो कैसे, दूसरा कहां से निकलेगा, HSO4 नेगेटिव से निकलेगा, ओके, दूसरा निकलेगा तो H+ बनेगा, और क्या बनेगा, SO4 2 नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है K2, ठीक है। सेकंड के लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट आपका K2, ठीक है, बिल्कुल। K2 क्या होता है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन, SO4 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HSO4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। मुझे ये बताओ, फर्स्ट वाला H+ जल्दी निकलता है या सेकंड वाला जल्दी निकलता है, कौन सा जल्दी रिलीज होगा, फर्स्ट वाला जल्दी बाहर आएगा या सेकंड वाला, हाँ फर्स्ट वाला बिल्कुल है ना। फर्स्ट वाला जो आपका H2SO4 वो न्यूट्रल से आ रहा है, बिल्कुल, वो खुद H2SO4 से आ रहा है, और सेकंड वाला है वो एक एनाइन फॉर्म से आ रहा है, HSO4 नेगेटिव से आ रहा है। तो फर्स्ट वाला H+ है वो जल्दी रिलीज होता है, फर्स्ट वाला H+ क्या होता है, जल्दी रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे K1 की वैल्यू होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो काफी ज्यादा होती है K2 से, ठीक है। और मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया भी था, है ना, हमेशा क्या होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट से बड़ा होता है, और सेकंड वाला थर्ड से बड़ा होता है, और थर्ड वाला फोर्थ से बड़ा होता है, ठीक है। ये एक तरह से ऑर्डर होता है, ठीक है। हाँ जी, इसमें डाउट, नेक्स्ट देखते हैं हम और इसकी कुछ रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। एक तो इसकी जो लो वोलेटिलिटी है H2SO4 की, तो ये बाकी किसी एसिड को बनाने में काम आ सकता है, लाइक HF है, HCl है, HBr है, ठीक है। तो HF HCl HBr को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है, उनके सॉल्ट से, ठीक है, हेलोजन के सॉल्ट से बनाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, एक रिएक्शन है जिसमें आपका MX है, M है आपकी एल्कली मेटल, क्या है, एल्कली मेटल है ना, ये सॉल्ट है, X यहाँ पे क्या है, हेलोजेंस है, लाइक F हो सकता है, Cl हो सकता है, और नाइट्रेट भी हो सकता है ना, मोनोवेलेंट जो भी एनाइन है यहाँ पे। तो इसका मैंने कोई सॉल्ट ले लिया, जैसे NaF ले लिया, NaCl ले लिया, NaNO3 ले लिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आप H2SO4 से कराओगे सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आराम से रिएक्शन होती है, क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी क्या लो है, टेस्टोस्टेरोन लो वोलेटाइल है, तो रिएक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। और यदि इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो ये तो वेपराइज हो जाएगा, फिर कन्वर्जन क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप MX की रिएक्शन H2SO4 से कराओगे तो बहुत ही आसान है प्रोडक्ट बनना। M+ है वो SO4 2 नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, और H+ है वो X के साथ जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, M2SO4 प्लस 2HX बन जाएगा, क्या बन जाएगा, M2SO4 प्लस 2HX बन जाएगा। और ये रिएक्शन पॉसिबल है ड्यू टू लो वोलेटिलिटी ऑफ H2SO4, ड्यू टू लो वोलेटिलिटी ऑफ H2SO4। इसके अलावा H2SO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जो भी मॉइस्चर कंपाउंड है, जो भी वेट कंपाउंड है या वेट गैस है, उससे वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जैसे आपने SO2 को अभी ड्राई किया था, ठीक है, SO3 को भी हम ड्राई कर सकते हैं, CO2 भी ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। किसी एसिडिक गैस को ड्राई करने के लिए हम H2SO4 यूज करते हैं, कोई भी जब एसिडिक गैस हो तो उसको ड्राई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, H2SO4 यूज करते हैं। बेसिक गैस है, उसको ड्राई करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। एसिडिक गैस है तो उसको एसिड वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और यदि बेसिक गैस है तो बेसिक वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, है ना। तो एक H2SO4 का चेरिंग एक्शन होता है वो किसके ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, ठीक है। तो एक रिएक्शन है, यदि आप शुगर के अंदर कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो, शुगर होता है C12 है H22O11, ठीक है, ये शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट भी है
इसके अंदर यदि आप H2SO4 डाल दोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये क्या कर लेगा, जितना भी वाटर है उसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 22, तो यहाँ हाइड्रोजन है और 11 यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। इससे 12 आपके 11H2O बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 11H2O, और कार्बन क्या हो जाएंगे, साइड में हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये पॉसिबल है ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर बाई H2SO4। इसको हम चेयरिंग एक्शन भी बोलते हैं H2SO4 का। ठीक है, फिर इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर की भी रिएक्शन भी देख लेते हैं H2SO4 की। देखो, कंसंट्रेट H2SO4 है, हॉट कंडीशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये कुछ मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, कुछ नॉन मेटल को भी ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो देखो एक रिएक्शन, आपके पास कॉपर मेटल है, इसकी रिएक्शन आप H2SO4 से करवा दो। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से करवा दो, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ कॉपर है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, कॉपर कन्वर्ट हो जाता है CuSO4 के अंदर, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। ध्यान देना, यदि कंसंट्रेटेड एसिड है तो हाइड्रोजन नहीं रिलीज होगी, कौन सी गैस होगी यहाँ पे, SO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, बिल्कुल, और वाटर बनेगा। ठीक है, और ध्यान ये भी आपको ध्यान रखना है, आपका कॉपर है वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉपर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉपर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ तो रिएक्शन कर सकता है, पर डाइल्यूट के साथ नहीं करेगा, और कंसंट्रेट के साथ करेगा भी तो SO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसका ध्यान रखिए। वैसे सल्फर के अंदर आपने H2SO4 मिलाओगे, ठीक है, अल्टीमेटली सल्फर का ऑक्सीडेशन करके SO2 प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, वैसे कार्बन के साथ आप H2SO4 मिलाओगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस SO2 प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपकी कार्बन है तो CO2 बना देगा, +4 में ले जाएगा, सल्फर है तो SO2 बनेगा, +4 में ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होती है, और कॉपर वाली रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 है वो कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट कंसंट्रेट H2SO4 है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करता है। अब H2SO4 के जो यूजेज है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था H2SO4 है वो बहुत जगह यूज होता है, लाइक पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के अंदर, है ना, जो भी डाई होती है, जो भी कलरफुल चीजें होती है, पेंट वगैरह उनको बनाने में यूज होती है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। मेटलर्जी होती है, वहाँ पे हम मेटलर्जी में देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन है ना, जो भी प्रोसेस होते हैं मेटलर्जी के प्यूरिफिकेशन के, तो वहाँ पे आपका H2SO4 यूज होता है। स्टोरेज बैटरी है ना, लेड स्टोरेज बैटरी, जो भी मतलब सेकेंडरी बैटरी आती है, गाड़ियों के अंदर आती है, इन्वर्टर के अंदर आती है। ठीक है, तो उनको बनाने में काम आता है ना, उनके अंदर डलता है 38% H2SO4। नाइट्रोसेलुलोज जैसे कंपाउंड है उनको बनाने के लिए काम आता है। लेबोरेटरी में भी जब बहुत सारे रिएजेंट है उनको बनाने के काम आता है। ठीक है, इसके न्यूमरस एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आपको ये एप्लीकेशन ध्यान में भी रखने हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो ही गया है, 16 ग्रुप। तो एक SO3 गैस के बारे में थोड़ा बहुत मुझे और बताना था, कई बार उसके क्वेश्चन मिल जाते हैं ना। एक गामा SO3 होता है स्पेशल टाइप का, तो उसकी स्ट्रक्चर कई बार पूछ ली जाती है। तो हम SO3 गैस के बारे में मैं 2-4 मिनट है आपको मंडे को बताऊंगा। ठीक है, और साथ में 16 ग्रुप के 10 से 15 क्वेश्चन भी करेंगे हम सोल्व 16 ग्रुप के, और फिर 17th ग्रुप स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, कौन सा ग्रुप स्टार्ट करेंगे, 17th ग्रुप। तो 16 ग्रुप बहुत ही छोटा था ना, कोई बड़ा भी नहीं था, 18 इससे ही छोटा है ना, 17th है वो अगेन थोड़ा सा बड़ा है, और उसकी रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो 17 ग्रुप है वो हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। ठीक है, फिर आपका टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, मंडे को तो हो जाएगा लाइक 17 ग्रुप, थोड़ा बहुत मैं टाइम दे दूंगा आपको, तो वेडनेसडे या थर्सडे को टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो टेस्ट में 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और बाकी सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन, है ना। तो 15 और 16 आप रेडी रखिए टेस्ट के लिए। ठीक है, और मंडे से हम आई थिंक 17 स्टार्ट ही कर देंगे। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेंगे। ओके, तो 17th ग्रुप है वो 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो सकता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 से 6 दिन लग जाएंगे उसमें, आराम से करेंगे थोड़ा। और फिर 18 है वो 4 दिन का है। ठीक है, तो 18 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, 3 से 4 डेज में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 डेज 4 डेज इतने लगेंगे। ठीक है, तो उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, हाँ, जो बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना ही। ठीक है, थैंक यू, सी यू सून।